जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? कल इमरान खान साहब के लिए, परवेज़ इलाही साहब के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए बहुत ही बुरा दिन था। कल इमरान खान साहब के वकला एक अदालत से दूसरी अदालत से तीसरी अदालत ख़वार होते रहे और इंसाफ की दुहाइयाँ देते रहे, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। कल हुआ क्या था? दो केसेस हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो आइनी और कानूनी हिस्ट्री है उसमें ये दोनों केसेस बार बार पेश किए जाते रहेंगे और लोग इन पर कह लगाते रहेंगे। पहला केस साइफर केस है, जिसमें कल इमरान खान साहब के वकला जज साहब की अदालत में पेश हुए। वहाँ पे क्या हुआ था ये मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की अदालत में भी परवेज़ इलाही साहब का केस उठाया गया था और वहाँ पे फिर क्या हुआ, और फिर शाम के वक्त जस्टिस साहब का तबादला कर दिया गया मुल्तान में। अब वो मुल्तान बेंच में है और वो 28 अक्टूबर से पहले मुल्तान से वापस नहीं आ सकेंगे। लिहाजा अब परवेज़ इलाही साहब के लिए भी इंसाफ का चैप्टर क्लोज है। इसकी डिटेल में मैं आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा। और इसके साथ साथ कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें पिम्स हस्पताल लाया गया था। फिर एक मामूल के चेकअप के बाद उन्हें दोबारा वापस ले जाया गया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ क्या था, जेल के अंदर कैसे उनकी तबीयत ख़राब हुई, इस पर भी हम आज के वीलॉग में बात करें। कल स्पैर के वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तबीयत अचानक कटक जेल में ख़राब हो गई। उन्हें एक हार्ट पल्पिटेशन का फीलिंग आई, उन्हें महसूस हुआ जैसे उनको दिल के दौरा पड़ने लगा और साथ साथ उनके असाब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था और उन्हें फील ये ऐसे हो रहा था जैसे उनका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है और शुगर डाउन हो रही है। और उसके साथ साथ उन्हें थोड़ा सा एंग्जाइटी और डिप्रेशन के दौरे भी महसूस हुए। उन्होंने फौरी तौर पर जेल हकाम से बात और जेल हकाम ने उन्हें इमीडिएटली लिया और उसके बाद उन्हें पिम्स ले आए। पिम्स में जब उनका मुआयना किया गया तो पता चला कि हर चीज़ तसल्ली बख्श है, बहुत ज़्यादा कोई एमरजेंसी नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें अद्वियात दिल की जो थी उन्हें कहा कि ये आप रेगुलर लेते रहें क्योंकि इसके अंदर कोई तातुल नहीं आना चाहिए। फिर इसके साथ साथ उन्हें एंटी डिप्रेसेंट भी दिया गया कि उन्हें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। और उसके साथ साथ फिर जब उनके खून का मुआयना किया गया तो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली कि जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल रखा जाए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पूरी कोशिश थी कि उन्हें आज की रात पिम्स अस्पताल में रखा जाए और उन्होंने डॉक्टरों से सरगोशियों में भी कहा और साथ जो पुलिस आई थी, साथ जो जेल हुकाम का अमला आया था, उनसे भी उन्होंने कहा कि यार मनु एक रात या आराम ला रहने दो। लेकिन डॉक्टर्स ने इस मामले में कोई कॉपरेट नहीं किया चौधरी साहब के साथ और उसके बाद उन्हें वापस पहुंचा दिया गया। अब वो दोबारा अटक जेल में है और जेल हुकाम ने बहरहाल जेल के अंदर एक ड्यूटी डॉक्टर अपॉइंट कर दिया है जो मुसलसल चौधरी साहब का रात पर मुआयना करता रहा और सुबह उसका ख्याल यह था कि चौधरी साहब बिल्कुल ठीक हैं। अब चौधरी साहब क्या वाकई ठीक है या नहीं है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ज़ाहिर है वो अलील तो हैं और उनकी ज़ाहिर उम्र भी देखें और फिर अदालत देखें। और ये जो जिस तरह उनको अदालतों के अंदर घुमाया जा रहा है, जेलों के अंदर फेंका जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ ये सलूक होना चाहिए था। तो अब चौधरी साहब को खुद भी सोचना चाहिए कि वो अपने बुढ़ापे को इस तरह क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो मेरा उनको मशवरा है कि कहीं ना कहीं कोई लेह दे करके, कोई गिव एंड टेक करके इनका गुजारा हो सकता है, मामला दुरुस्त हो सकते हैं तो उनको कर लेने चाहिए। क्योंकि चौधरी साहबान मुद्दत हो गई है किसी के साथ लड़े नहीं हैं, ना टकराए नहीं हैं। और चौधरी शुजात हुसैन साहब का बड़ा पुराना फार्मूला है, वो ये कहते थे मिट्टी पाओ। तो परवेज़ इलाही साहब का मशवरा यही है कि मिट्टी पाओ और मोनिस इलाही साहब से कहें कि वो तशरीफ़ लाएँ और तशरीफ़ ला के ख़ुद अपने केसेस को हैंडल करें। बुढ़ापे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए क्योंकि मोहम्मद अली भट्टी साहब भी गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनके जो एतराफ़ी बयानात हैं वो चौधरी साहबान के लिए खासा बड़ा पंडोरा बॉक्स खोल देंगे क्योंकि उन्होंने मोनिस इलाही साहब के ख़िलाफ़ भी बहुत सारी बातें की और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बाद भी। और इनके अलावा जो इनके दोस्त थे, कुछ अहबाब थे, कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, उन सब की करप्शन की स्टोरीज़ अब गवर्नमेंट के पास बल्कि रियासत के पास हैं। और जब मोहम्मद अली भट्टी साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के सामने खड़े होंगे तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि चौधरी साहब कहाँ पे स्टैंड करेंगे। एक तो ये चीज़ थी और कल दूसरा दो हेयरिंग्स बड़ी दिलचस्प हुई। सबसे पहले इमरान खान साहब के वकला और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला साइफर केस के की जो खसूसी अदालत है उसमें गए। इन सब का ख्याल ये था कि अब ज़मानत बाद गिरफ्तारी मुमकिन है क्योंकि अमूमन ऐसे केसेस में ज़मानत हो जाती है और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं और हाई प्रोफाइल शख्सियात के मामले में अमूमन अदालतें ज़मानत दे देती होती हैं। तो सबका ख्याल ये था कि आज जब हम जाएंगे तो जज साहब के पास कोई जवाज़ नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगी कि वो ज़मानत को रिजेक्ट करें। तो लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि जज अबू हसनात जुल्करनैन साहब जो हैं वो रुखसत पर हैं।
तो ये एक बड़ी अजीब सी बात थी सबके लिए, क्योंकि जुमे तक तो वो केस की हेयरिंग कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट जो हेयरिंग होगी उसमें डेफिनेटली आपका जो मामला है उसको उठाया जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगा। तो सबका ख्याल ये था कि मंडे को जब वो आएंगे, जज साहब के सामने पेश कर होंगे तो जज साहब फौरी तौर पर आर्डर जारी कर देंगे, लेकिन पता चला जज साहब की अदालत में जाने के बाद कि जज साहब तो रुखसत पे हैं। जब वकला ने वजह पूछी तो उनके रीडर ने बताया कि जज साहब की अहलिया अचानक बीमार हो गई, जिसके बाद वो 8 सितंबर तक रुखसत लेके चले गए। अब 8 सितंबर आप खुद अंदाजा है कि अगले 4 दिन जज साहब तशरीफ़ नहीं लाएंगे। तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग खबर थी और उसके बाद सब वकला एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बाबर अवान साहब ने उनको मशवरा दिया कि हमें फौरी तौर पर ड्यूटी जो जज है उसके पास जाना चाहिए। तो ये लोग फौरी तौर पर ड्यूटी जज के पास चले गए। अब ड्यूटी जज के साथ उनका नाम है राजा जवाद अब्बास। तो उनके साथ जो मुकालमा वो बड़ा दिलचस्प था। तो बाबर अवान उनके पास चले गए और उनसे कहने लगे कि हम ये चाहते हैं कि आप हमारा केस सुने, क्योंकि जो रेगुलर जज हैं वो छुट्टी पे चले गए। अब जो ड्यूटी जज थे उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ड्यूटी जज का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सीक्रेट एक्ट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मार्क करेगी और मैं फिर सुन सकता हूँ, मैं अभी इस केस को नहीं सुन सकता। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, ये जो ड्यूटी जज थे राजा अब्बास साहब, उन्होंने कहा कि 24 अदालतों के केसेस बतौर ड्यूटी जज सुन सकता हूँ, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हद तक नहीं सुन सकता, क्योंकि मुझे इसको असाइन नहीं किया गया। और उसके साथ ही उन्होंने वो कानून भी पढ़ के सुना दिया जो वजारत दाखिला ने, जिसके तहत ये खसूसी अदालत बनाई थी। और अब ज़ाहिर है उसके अंदर उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ एक ही जज हैं और वही इस केस को सुन सकते हैं, कोई ड्यूटी जज इसको नहीं सुन सकता। तो बाबर अवान साहब ने कहा कि जज बाथरूम में भी जज होता है और सब्ज़ी खरीदते हुए भी जज होता है, और आप जज हैं, आप ये केस सुन सकते हैं। और हमारा पुराना प्रोसीजर था कि इस किस्म के केसेस में अमूमन ड्यूटी जजेस जो सामने आते थे और वो केस सुनते थे। तो जज साहब ने कहा कि आप फिर इस तरह करें कि एक दरख्वास्त लिखें और दरख्वास्त बाकायदा दायर करें, उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या कानून के अंदर गुंजाइश है या नहीं है। तो वो जो वकला थे पीटीआई के, वो फौरी तौर पर उसी अदालत के अंदर बैठ के उन्होंने दरख्वास्त लिखना शुरू कर दी और वो दरख्वास्त उन्होंने दे दी, जिस पे जो दूसरे वकला थे उन्होंने इस पर एतराज़ किया कि आपने ये अलाउ कैसे कर दिया वकला को कि आपकी अदालत में बैठ के दरख्वास्तें लिखते रहें, और अगर ये केस आम आदमी का होता तो क्या आप उसे इजाज़त देते। बहरहाल ये सारा इशू वहाँ पे चलता रहा और उसके बाद दरख्वास्त लेके उन्होंने अपने पास रख ली और उसके बाद कहा जी ठीक है, हम उसको देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो कल का दिन जो था वो इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला के लिए एक बहुत अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि अदालत के अंदर ख्वारी बहुत ज़्यादा हुई। और अब जो दूसरा केस है वो मैं आपको बताऊँगा कि जब अदालतें बदल जाएँ, जब उनका दिल बदल जाए तो फिर होता क्या है। अब हम लाहौर में आपको लेके जाता हूँ, वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जज अमजद रफ़ीक साहब, आपको याद होगा कि जुमे के रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही साहब इन्हीं जज साहब की अदालत में पेश हुए थे और इन जज साहब ने ना सिर्फ उन्हें रिहा करने का हुक्म जारी किया था, बल्कि 2 DIG से कहा था कि आप इनके साथ जाएँ और इन्हें घर छोड़ के आएँ। लेकिन जब ये DIG से ने लेके परवेज़ इलाही साहब के घर के करीब पहुँचे तो कुछ लोग मास्क पहन के आए और परवेज़ इलाही साहब को उठा के ले गए और उसके बाद अटक जेल में उनको डाल दिया गया और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। आज उनकी परवेज़ इलाही साहब की जो बेगम साहिबा हैं उनकी एक दरख्वास्त आई, तो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने यह दरख्वास्त सुनी और उन्होंने फौरी तौर पे पुलिस को कॉल किया कि यहाँ आके जवाब दें। तो पुलिस की तरफ से DIG सिक्योरिटी कामरान आदल साहब पेश हो गए। तो जब वो जज साहब के सामने पेश हुए तो जज साहब ने कहा कि आप तो इस केस में फ़रीक ही नहीं हैं, तो आप क्यों आ गए। तो DIG का ये कहना था कि मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जब मुझे हाज़िर होने का हुक्म दिया गया तो मैं फौरी तौर पर पेश हो गया, मुझे नहीं पता था कि मुझे अदालत ने नहीं बुलाया था। तो इसके बाद जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने ऑर्डर जारी किया कि 2 बजे तक IG पंजाब, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन समेत वो तमाम अफसर अदालत में पेश हों जिनके हवाले मैंने परवेज़ इलाही साहब को किया था। तो 2 बजे के करीब IG उस्मान अनवर साहब भी वहाँ पे पेश हो गए और एडवोकेट जनरल खालिद इसाक साहब भी पेश हो गए। तो वहाँ जज साहब के साथ IG साहब का मुकालमा बड़ा दिलचस्प हुआ। वो मुकालमा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और वो सुनने वाली चीज़ है, उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में चौधरी परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के साथ होगा क्या। तो जज साहब ने पूछा IG साहब से कि जनाब ये बताइएगा कि DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशंस कहाँ हैं जिनके हवाले मैंने परवेज़ इलाही साहब को किया था और मैंने उन्हें कहा था कि आपने इन्हें घर तक पहुँचाना है। तो IG साहब ने जवाब दिया कि DIG ऑपरेशन
और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन दोनों बलूचिस्तान में खसूसी मिशन के लिए गए हुए हैं। तो जज साहब ने कहा कि फौरी तौर पर उन्हें फ़ोन करके पूछें कि क्या वो अदालत में पेश होंगे या नहीं होंगे। तो आईजी साहब ने कहा जी कि हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन वो बलूचिस्तान के अंदर जिस इलाके में है वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, लिहाजा हमारी उनके साथ बात नहीं हो पा रही। लेकिन मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि जो ही उनका मिशन मुकम्मल होगा, वो लाहौर वापस आएंगे तो मैं उनको लेके आपकी अदालत में खुद पेश हो जाऊँगा, तो वो ज़रूर आएंगे। फिर जस्टिस साहब ने आईजी साहब से पूछा कि ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार कौन कर लेके गया। तो उन्होंने कहा कि आईजी साहब ने कहा कि मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक वो इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है और वहाँ ज़ाहिर है मेरा अमल दखल नहीं होता, तो ये आपको आईजी इस्लामाबाद को बुला के पूछना चाहिए। और साथ आईजी साहब ने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं दोनों डीआईजीज़ को भी ले आऊँगा और साथ ये भी पता कर लूँगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ क्या है। तो जस्टिस साहब ने पूछा कि ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब इस वक्त हैं कहाँ पे। तो आईजी ने कहा कि सर मुझे तो नहीं पता वो कहाँ हैं। तो इस पे जस्टिस साहब ने कहा क्या आपको वाकई नहीं पता कि परवेज़ इलाही साहब कहाँ हैं। तो एडवोकेट जनरल उसके साथ बोले कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि परवेज़ इलाही साहब कहाँ हैं। तो अब देखें, आईजी ने कहा कि मुझे नहीं पता और एडवोकेट जनरल ने भी कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। तो उसके बाद वहाँ पे कहका लग गया अदालत में, सारे वकला, वो वहाँ पे जो रीडर्स थे और इसके अलावा जो बाकी पुलिस ऑफिसर्स थे, वो भी बड़ा पक्का सा मुँह बना के उनकी भी हंसी निकल गई और जज साहब की हंसी भी निकल गई कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर आईजी साहब ने कहा कि अगर आपका ख्याल है कि वो इस्लामाबाद पुलिस के पास थे और उन्होंने उन्हें किसी जेल में रखा हुआ है, तो फिर आपको आईजी इस्लामाबाद को बुला के पूछना चाहिए। तो उसके बाद जस्टिस साहब ने उनको बताया कि मैं आपको बताता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब अटक जेल में हैं और इसलिए मैं उनका केस इस अदालत में सुन रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको आप लोगों के हवाले किया था कि आपने उनको उनके घर पहुँचाना था। तो फिर वहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब थे जो परवेज़ इलाही साहब के वकील हैं। तो जस्टिस साहब ने परवेज़ इलाही साहब के वकील से पूछा कि आप तो एनी शाहिद हैं कि जब उनको उठाया गया था तो क्या सूरत हाल थी। उस पर खोसा साहब ने कहा कि पहले मैं 2 केसेस में यहाँ आया था, इससे पहले ज़हूर इलाही साहब का केस भी मैंने उस वक्त भी मैं उसका हवाला भी दूँ कि उनके साथ भी यही कुछ हुआ था। और फिर लतीफ़ खोसा साहब का ये कहना था कि आईजी पंजाब का ये कहना कि मुझे नहीं पता कि परवेज़ इलाही कहाँ, ये एक सफ़ेद झूठ है, साफ झूठ है। तो उस पर आईजी साहब ने कहा खोसा साहब आपकी इस बात पे बहुत अफसोस हुआ, हमें वाकई मालूम नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब कहाँ हैं, बल्कि ऐसे महसूस हो रहा था कि आईजी कसम खा जाएंगे कि वाकई हमें तो अल्लाह की कसम नहीं पता कि वो किस साइड पे चले गए। तो उसके बाद बहरहाल वहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब और आईजी साहब के दरमियान खासे हार्श अल्फाज का तबादला भी हुआ और आईजी साहब ने कहा जी आपने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हम झूठ बोलते हैं। तो उस पर जज साहब ने कहा कि नहीं, झूठ बोलने की जो बात है कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं है, तो आपको बहरहाल इस चीज़ पे खोसा साहब के साथ नहीं उलझना चाहिए। बहरहाल अल्टीमेटली इस सारी हेयरिंग का नतीजा ये निकला कि जस्टिस साहब ने कहा कि आप डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को जुमे को पेश कर दें और कल आईजी इस्लामाबाद आएँ और आके बताएं कि उन्होंने इन्हें किस जुर्म में गिरफ़्तार किया। और इसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो अटक जेल में जाएंगे और परवेज़ इलाही साहब को लेकर कल अदालत में पेश होंगे, तो यानी कि आज के दिन। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि आज के दिन डेफिनेटली एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जहाँ वहाँ पे जाना पड़ेगा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को लेके जस्टिस साहब की अदालत में पेश होना पड़ेगा और आईजी इस्लामाबाद को भी वहाँ जाना पड़ेगा और उन्हें तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा। तो आज का दिन जो है वो बहुत ख़तरनाक था आईजी इस्लामाबाद के लिए। फिर ज़ाहिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी लेके जाना था। फिर ये वाक़या पेश आया कि जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की काज लिस्ट बदल दी गई और उन्हें मुल्तान बेंच का हिस्सा बना दिया गया। अब वो 5 सितंबर से लेके 28 अक्टूबर तक 5 सितंबर से लेके 28 अक्टूबर तक तकरीबन 1.5 माह सिर्फ और सिर्फ मुल्तान के केस सुनेंगे और अब वो मुल्तान बेंच का हिस्सा हैं। वो हैं लाहौर में, लेकिन अब वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की शायद कोई मदद नहीं कर सकेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जब आप रियासत के साथ टकराते हैं तो फिर वो दरवाजे भी नहीं खुलते जिन दरवाज़ों के ऊपर आपने लाख खुद लगाए होते हैं या वो दरवाजे ही आपने खुद बनाए होते हैं और जिनके बारे में आपका ख्याल ये होता है कि ये दरवाज़ा तो हर वक्त मेरे लिए खुला रहेगा। तो अब 2 केसेस, साइफ़र केस जज साहब छुट्टी पे और इसके साथ साथ जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब जिन्होंने आज परवेज़ इलाही साहब को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भिजवा के अपनी अदालत में बुलवाना था,
उनका तबादला भी हो गया। तो ये दोनों वाक़यात अपने मुंह से सब कुछ बोल रहे हैं, मुझे मज़ीद तबसरा करने की कोई ज़रूरत नहीं।